हेलो एवरीवन। अभी की वीडियो में हम स्पॉयलेज ऑफ मिल्क को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम स्पॉयलेज ऑफ फिश और स्पॉयलेज ऑफ सी फूड को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्पॉयलेज ऑफ मिल्क देख लेते हैं। छोटा सा ही टॉपिक मैंने बनाया है जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पॉयलेज ऑफ मिल्क। देखिए, जो मिल्क है उसका स्पॉयलेज या मिल्क ख़राब क्यों होता है, उसके पीछे कारण ये है कि इनएडिकेट प्रिजर्वेशन। अगर हम उसको सही तरीके से प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं, सही टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं प्रिजर्वेशन के, तो ख़राब हो जाएगा वो। ठीक है, इसके अलावा ख़राब होने की वजह क्या है? ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग। अगर जो मिल्क की प्रोसेसिंग चल रही है वो प्रॉपर नहीं हुई है या ट्रांसपोर्ट के दौरान कंटेमिनेशन आ गया है उसमें, तो भी क्या होगा? मिल्क ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कंटेमिनेशन ड्यूरिंग मिल्किंग। जब मिल्क को मतलब निकाला जाता है, जो किसी भी एनिमल से सेपरेट किया जाता है, उस टाइम पे भी कंटेमिनेशन आ सकता है। अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की जाएगी तो क्या होगा? मिल्क में कंटेमिनेशन उसी टाइम से आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखिए जो मिल्क होता है उसमें जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स, शुगर, अमाइनो एसिड सब कुछ पाए जाते हैं, तो ये एक्सीलेंट कल्चर मीडिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। अगर मिल्क मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो प्रॉपर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रॉ मिल्क का स्पॉयलेज होता है उसमें क्यों क्यों स्पॉयलेज होता है, क्या रीज़न है? तो देखिए एसिड फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से। या अगर जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा मिल्क है जिसमें हमारी शुगर प्रेजेंट है लैक्टोज के फॉर्म में, तो उसका फर्मेंटेशन होगा। शुगर की फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनेगा, फिर एसिड बनेगा। तो एसिड जब बन जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था एसिडोबैक्टर एसिटाई बनाते हैं ना, एसिड फॉर्मेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकेनोबैक्टीरिया। ग्लूकोनोबैक्टीरिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी वजह से जो मिल्क होता है उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, उसका टेक्स्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मिल्क बिकम सोर एंड कोगुलेट। मिल्क जो होता है वो खट्टा हो जाता है और कोगुलेट कर जाता है। कोगुलेट का मतलब ये होता है कि जैसे वो उसका जो पानी है मिल्क का, वो उसकी क्रीम वाले पार्ट से अलग हो जाता है, फट जाता है, जिसको कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखिए जो मिल्क होता है वो किस टेम्परेचर रेंज में कौन सी बैक्टीरिया उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। तो अगर 10 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है मिल्क, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है, कंटेमिनेशन हो सकता है, जो उसमें उसको ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उसकी एसिडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा 10 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इसके अलावा 37 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर ख़राब हो रहा है मिल्क, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? थर्मोफिलस या लैक्टोबैसिलस जो होंगे वो ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इस टेम्परेचर रेंज में। अगर उसमें पहले से ही कंटामिनेशन है कोई, या उसका प्रॉपर स्टोरेज या हैंडलिंग नहीं की गई है, तो टेम्परेचर इस रेंज में ख़राब करने वाले बैक्टीरिया ये सब होते हैं। 50 डिग्री के अबव भी अगर ख़राब हो रहा है तो उसका रीज़न हो सकता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस की कुछ स्पीशीज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी एक्टिव होती हैं और एसिड की फॉर्मेशन करती हैं मिल्क में। ठीक है, तो इसकी वजह से मिल्क ख़राब हो सकता है, उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरीके से ख़राब होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे उनको, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स पे हमारा सबसे पहले है क्रीम्ड मिल्क। ठीक है, तो क्रीम्ड मिल्क मतलब ऐसा मिल्क जिसमें ज़्यादा क्रीम प्रेजेंट हो, जिसमें आप उसकी मलाई अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रीम्ड मिल्क जो होता है उसमें गैस फॉर्मेशन या स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉस्ट्रीडियम। उसमें अजीब सी महक आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा फ्लफ़ी टाइप का हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। इसके अलावा क्रीम फोमी भी हो जाता है कभी कभी। ऐसे क्रीम अगर है प्रोडक्ट जो मिल्क का, जिस मिल्क से क्रीम को अलग किया गया है, तो क्रीम अगर फोमी हो जाता है ज़्यादा, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कैंडिडा। बटर जो होता है उसमें सरफेस टेंट देखने को मिलता है, मतलब सरफेस पे आपने देखा होगा कि जो बटर होता है कभी कभी उसमें ग्रीन ग्रीन लेयर जैसी जमने लग जाती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्यूडोमोनास। चीज़ आपने देखा होगा वो गैसी या मोल्डी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, अजीब से उसमें स्मेल आने लग जाती है चीज़ अगर ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्लॉस्ट्रीडियम या म्यूकर। इसके अलावा कर्ड या योगर्ट है जो ख़राब हो सकता है। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा कर्ड या योगर्ट जो पहले से ही खट्टा होता है, तो फिर कैसा हो जाएगा? वो कड़वा हो जाएगा उसका टेस्ट, और जो उसका कलर होगा वो भी थोड़ा येलोइश सा हो जाएगा वाइट से, तो वो मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ख़राब हो चुका है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फंगस, एस्परजिलस या कैंडिडा।
तो ये सारे कुछ मिल्क प्रोडक्ट हैं जो किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, कौन उनको ख़राब कर रहा है, ये आप लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे कैसे, अगर इसको लॉन्ग वे में अगर आपको लिखना है तो आप एक एक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे आप पहली हेडिंग डालेंगे क्रीम्ड मिल्क, उसके नीचे लिखेंगे कि क्या उसमें स्पॉइलेज हो रहा है, उसके बाद उसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे क्रीम। इस तरीके से जब आप लिखेंगे ना, तो कई सारी हेडिंग डाल के फॉर्मेट डाल के, तो ये आपका अपने आप ही 2 पेज का ये हो जाएगा जो स्पॉइलेज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और थोड़ा-सा आप इसमें मिल्क के बारे में और भी बता सकते हैं। आपकी मिल्क जो होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, केवल इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सब कुछ पाया जाता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉइलेज ऑफ मिल्क में इतना सफिशिएंट है, आपको याद भी हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर दूसरे वीडियोज़ भी मैं लेकर के आऊँगी बैक टू बैक। तब तक के लिए वेट करिए और इसको आप लोग याद करिए। थैंक यू।